हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद के बारे में आगे के प्रावधान देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 279 ए जो जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल है, उसके बारे में प्रावधान करता है, जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। तो ये इस पहला क्लॉज जो बताता है कि काउंसिल का गठन कौन करेगा, तो काउंसिल का जो गठन करेगा, जो किया है, मतलब जब ये प्रोविजन आया था तो उस टाइम से 60 दिन के भीतर, मतलब ये एक्ट जो 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लागू हुआ था उससे 60 दिन के भीतर जीएसटी परिषद का गठन करेंगे, ऐसा इसमें बोला गया था। फिर इसकी जो सदस्य था, सेकंड क्लॉज जो बोलते हैं इसके मेंबरशिप से रिलेटेड है सदस्य, तो इसमें कौन कौन होगा, तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, जो कौन होंगे, जो सेंट्रल, जो संघ का वित्त मंत्री होंगे, है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। सदस्य के रूप में कौन होगा, जो केंद्र का राजस्व, वित्त या फिर वित्त का भार साधक राज्य मंत्री होंगे। और जो और सदस्य के रूप में जो अदर लोग जो है, जो नामित है, वो है राज्य सरकार द्वारा जो नाम निर्दिष्ट किए गए वित्त या कराधान का जो प्रभारी होंगे, प्रभारी मंत्री है या कोई अन्य मंत्री, वो भी सदस्य के रूप में बताए गए हैं। क्लॉज 3 में बताया गया उपाध्यक्ष का चयन, तो जो राज्य द्वारा जो नाम निर्दिष्ट किए गए, तो ये जो सदस्य हैं ये आपस में जो इनमें से अपने में से किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुन सकेंगे। ठीक है। फिर क्लॉज 4 बोलता है कि क्या क्या सिफारिशें करेंगी जो जीएसटी परिषद है, जीएसटी काउंसिल है, वो सिफारिशें करेगी केंद्र और राज्यों को। तो किस बारे में, तो वो कर के बारे में, सेज वगैरह अभिबार जो केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाते हैं, उन्हें जीएसटी कर में समाहित किया जा सकता है, इस बारे में हो सकते हैं। सिफारिश हो सकती है कि जीएसटी जिन पर वस्तु और सेवा कर लगाया जाएगा या छूट दी जाएगी, उस बारे में बताया जाएगा कि किस पर जीएसटी लगेगा, किस पे छूट दी जाएगी, इसके बारे में सिफारिश हो सकती है। मॉडल वस्तु और सेवा कर कानून, करारोपण के सिद्धांत वगैरह है जो, और अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान जो भी आपूर्ति पर लगाए गए हैं जीएसटी का जो लगाया गया है टैक्स, उसका विभाजन कैसे होगा, उसके आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत बताए जा सकते हैं। उस कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तु और मतलब जीएसटी कर से छूट दी जा सकती है। जीएसटी की दरें जिसमें न्यूनतम दरें, बैंड शामिल है ना। फिर प्राकृतिक आपदा या विपत्ति के दौरान अगर कोई अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अगर कोई विशेष अवधि दी है, विशेष दरें लगा सकते हैं उस दौरान। फिर है प्राकृतिक आपदा के दौरान, है ना। फिर है जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के संबंध में कोई विशेष प्रावधान बता सकते हैं। और अदर कोई मामले जो परिषद को लगता है कि होना चाहिए वो बता सकते हैं। ठीक है। फिर अब जो जीएसटी काउंसिल जो टैक्स लगाएगी उसकी तिथि, तो जीएसटी जो मतलब विशेष वस्तुओं पर कब से लगाई जाएगी उसके बारे में क्लॉज दिया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो पेट्रोलियम कच्चा तेल है ना, और हाई स्पीड जो उच्च गति डीजल है, मोटर स्पिरिट है ना, तो ये प्राकृतिक गैस, विमान, टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाने की तिथि की सिफारिश करेगी कि कब लगाना है, इस बारे में काउंसिल बताएगी कि ये कब से इसमें लगाया जाएगा। फिर 6th क्लॉज जो है वो मार्गदर्शन देती है सदस्यता का। तो क्या होगा कि परिषद अपने कार्यों का निर्वहन करते समय जीएसटी की एक मतलब संरचना बताएगा और एक संबंधित राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए आवश्यकता द्वारा निर्देशित होगी, जो मतलब एक संरचना बताएगा कि कैसे इसका निर्वहन करना है, इन कार्यों को पूरा करने के लिए पूरा एक गाइडलाइंस टाइप का दिया है। फिर 7th क्लॉज में कोरम के बारे में बताया कि गणपूर्ति, तो ये कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी, तो इसकी गणपूर्ति क्या होगी, जब भी बैठक होगी, जब भी
काउंसिल की बैठक होगी तो वहाँ कोरम क्या होगा, कुल सदस्यों के जो टोटल मेंबर्स है ना, उसके आधे सदस्य मिलकर मतलब 1/2 इसके जो होंगे कोरम को गठित करेंगे। फिर फिर 8th क्लॉज जो है उसकी प्रक्रिया खुद ही अवधारित जो करेगा, तो जीएसटी परिषद अपने कार्यों के प्रदर्शन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है ना। फिर 9th क्लॉज जो होता है कि निर्णय पे मतदान कैसे करना है, मतलब मतदान से रिलेटेड ये दिया है। तो जो प्रत्येक जीएसटी काउंसिल में जितने भी निर्णय होंगे के मतलब निर्णय के लिए बैठक होगी, वो बैठक में जो होगा, जो रिजोल्यूशन पास होंगे या जो भी मत होंगे वो किस हिसाब से होंगे, उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों के मतों के कम से कम 3/4, है ना। कोरम में क्या है, जब आपको बैठक करनी है, उसको वैलिड बैठक करनी है, जब उसको स्टार्ट करनी है तो उसके लिए 1/2 बोला गया है। और जब बैठक हो रही है उसके दौरान जो भी मत वगैरह वोटिंग होगी, मतदान होगी, तो उसमें 3/4 मतों द्वारा लिया जाएगा। उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 3/4 होना चाहिए, है ना। और जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मतलब संघ के जो द्वारा मत का जो होंगे, मत होंगे टोटल, जो टोटल हाफ जो है, मतलब जो टोटल मत दिए गए हैं वो कुल डाले गए मतों का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, टोटल जितना भी वोटिंग हुआ है उसका 1/3 होगा। तो सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि जो उपस्थित जो भी रिजोल्यूशन पास होगा तो उसमें क्या है कि सदस्यों को जो मतों के कम से कम 3/4 बहुमत द्वारा 3/4 का होगा, है ना। अब इसमें केंद्रीय सरकार के मत कितने होने चाहिए, कम से कम ये जो 3/4 हुआ है कम से कम मतलब बहुमत द्वारा कम से कम इतना चाहिए। पर अब टोटल आपका बहुमत जो भी मतलब वोटिंग हुआ है तो उसका 1/3 जो है उसमें केंद्रीय सरकार द्वारा मत होने चाहिए, और 2/3 से ज्यादा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मतलब वोट होना चाहिए, है ना। तो 3/4 में कैसा है, 1/3 प्लस 2/4, तो ये किसके द्वारा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बोला गया है, सॉरी 2/3, है ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। ये वोटिंग का सिस्टम ये होगा। अब जीएसटी काउंसिल जो भी कार्यवाही करेगी तो वो अविधि मान्य नहीं होगी, इस कारण से कि अगर काउंसिल में कोई रिक्ति है या उसके गठन करने में कोई दोष के कारण और उस दौरान उन्होंने कोई कार्य किया है तो उसको इनवैलिड नहीं बोला जाएगा, है ना। या किसी सदस्य की नियुक्ति में अगर कोई दोष है ना, या इसकी कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण मामले में गुणों को प्रभावित मतलब जो गुणों को प्रभावित नहीं करती है ना, और दो अनियमितता है, इरेगुलरिटी है प्रक्रिया में, लेकिन मामले में कोई मेरिट मतलब को प्रभावित नहीं कर रही है ना, तो ऐसे का कोई है और तो यहाँ पर ये अमान्य नहीं माना जाएगा अगर इसने जीएसटी काउंसिल ने जो भी कार्य किया उसके बारे में। फिर जो लास्ट है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट से रिलेटेड 11 पॉइंट बोलता है कि अगर एक ये तंत्र, इसने एक मैकेनिज्म स्थापित करेगा जीएसटी काउंसिल जो विवादों का समाधान करेगा। तो उसमें पार्टीज कौन हो सकती है विवाद में, जब भारत सरकार हो, है ना, और एक तरफ क्या हो, एक या अधिक राज्यों के बीच हो। फिर एक पार्टी क्या हो, भारत सरकार और राज्य हो, और दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य हो, या दो राज्यों के बीच डिस्प्यूट हो, तो वहां पे जीएसटी काउंसिल इसको देखेगी। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 280 वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक आयोग गठित होगा जो आर्टिकल 280 के तहत होगा, वो वित्त आयोग है ना। तो इसमें भी पहला प्रावधान यही बोला है कि राष्ट्रपति को गठित करना है, और जैसे ही संविधान लागू होगा उसके 2 साल बाद करना है, और फिर हर 5 साल में या जितनी जल्दी आवश्यक हो एक वित्त आयोग गठन करेंगे, है ना। इसमें एक अध्यक्ष होंगे ना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर ये बनेगा। हर 5 साल में ये वित्त आयोग गठित किया जाएगा। सब सदस्यों की जो योग्यता होगी उसके लिए क्या बोला गया है कि सदस्य कौन हो सकते हैं, इसके जो अर्हताएं बोली गई है, जो पार्लियामेंट कानून द्वारा निर्धारित करेगी,
और तो वो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वैसी योग्यताएं होगी, मतलब कैसे उनको आवश्यक योग्यताएं हैं और क्या कैसे चुना जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट एक्ट द्वारा निर्धारित करेगी। फिर आयोग का कार्य क्या होगा, तो आयोग जो है राष्ट्रपति को सिफारिशें देंगे, किस बारे में, कि संघ और राज्य के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण क्या हुआ है, राज्यों के बीच उनके हिस्सों का बंटवारा कैसे हुआ है, राज्यों के जो संचित निधि है उसमें अनुदान देने के बारे में, सिद्धांतों के बारे में होगा। ठीक है, राज्यों के जो पंचायत से रिलेटेड है ना, पंचायत नगर पालिकाओं के संसाधनों के बढ़ाने के लिए उपाय बता सकता है, और कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को बोला गया है उससे संबंधित, उसके बारे में यहाँ पे कार्य आयोग मतलब वित्त आयोग ये काम करेगा। ठीक है, फिर जो इसकी प्रक्रिया होगी तो वो आयोग खुद ही उसकी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और संसद इसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चलिए, फिर वित्त आयोग की सिफारिश है, तो राष्ट्रपति जो है आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके साथ ही उन पर कोई जो भी कार्रवाई है उसका विवरण भी देंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 281 इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट है संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, तो यहाँ पे संघ या राज्य किस आर्टिकल 282 बोलता है कि संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, और भले ही वो उद्देश्य संसद या राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में ना हो, है ना, तो वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं। यहाँ पर 282 इस बारे में बोलता है। आर्टिकल 283 संचित निधि, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि। ठीक है, तो संघ के लिए जो संचित निधि, आकस्मिक निधि की देखभाल है, धन का भुगतान जो है उसमें से जो पैसा निकाला जा रहा है, सार्वजनिक मनी की जो देखभाल हो रही है, संसद द्वारा कानून द्वारा भी नियमित होंगे, तो ये जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें बोला गया है। और राज्य की संचित निधि की जो और आकस्मिक निधि है उसकी जो देखभाल होगा, उसमें जो पैसा धन का भुगतान होगा वहां से निकाला जाएगा, और जो भी सार्वजनिक मनी की देखभाल होगी वो राज्य विधानमंडल जो है कानून बनाकर उसको रेगुलेट करेगी। 283 आर्टिकल इस बारे में है। आर्टिकल 284, तो लोक सेवकों और न्यायालय द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और धनराशियों की अभिरक्षा, तो जो संघ या राज्य किसी भी अधिकारी या न्यायालय को प्राप्त सभी धन जो भी है वो सार्वजनिक खाते में जमा किए जाएंगे, तो इनके पास जो भी पैसा आएगा वो कहाँ जमा हो जाएगा, ये सार्वजनिक खाते में जो है उसमें जमा हो जाएंगे। आर्टिकल 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, तो जो संघ की संपत्ति होगी मतलब जो सेंट्रल की जो भी प्रॉपर्टी होगी, तो राज्य या राज्य का कोई भी प्राधिकरण है जो भी टैक्स लगाता है वो उस पर नहीं लगाएगा, मतलब सेंट्रल की प्रॉपर्टी राज्य के जो टैक्स लगाने जो लगा रहे हैं वो उस पर एग्जम्प्ट होगा, उस पर कर मुक्त होगी, जब तक कि संसद ने कोई इसके लिए प्रोविजन नहीं किया, कानून नहीं बनाया है इसके लिए, तो सेंट्रल की प्रॉपर्टी राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर से मुक्त होगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन, तो राज्य का कोई भी कानून राज्य के बाहर या आयात निर्यात में माल की आपूर्ति पर कर नहीं लगा सकता है। ठीक है, क्या बोला है कि जो स्टेट है वो अपने स्टेट में कानून लगा सकता है, लेकिन राज्य के बाहर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई कर नहीं लगा सकता है, लेकिन संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी कि कब लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, तब लगा सकता है ना, तो आर्टिकल 286 इस बारे में बोलते हैं। आर्टिकल 287 विद्युत पर करों से छूट, तो राज्य का कोई कानून बिजली की खपत या बिक्री पर कर नहीं लगा सकता जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कोई वो नहीं है, संसद बताएगी कि कैसे वो लगा सकते हैं। फिर आर्टिकल 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट, तो संविधान लागू होने से पहले के जो राज्य कानून जो है राज्य के कानून है जो पानी बिजली पर कर नहीं लगा सकते हैं, तो जब तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा न कहे, मतलब है ना,
और राज्य विधानमंडल ऐसे कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, परंतु राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी। तो इसमें सीधा सा ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले के जो भी स्टेट के कानून थे उसके तहत पानी या बिजली पे कर नहीं लग सकता है जब तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा नहीं कहे, है ना। लेकिन कर लगाने के लिए कानून तो बना सकता है राज्य का विधानमंडल, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। फिर आर्टिकल है 289, राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। तो राज्य की संपत्ति और आय जो है वह उस पर सेंट्रल टैक्स नहीं लगा सकती, वहाँ पे मतलब वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन इसके लिए भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है, प्रावधान कर सकती है कि लगाना है या नहीं लगाना है। नेक्स्ट है मतलब लगाना है तो कितनी मात्रा तक लगाना है, तो ये पूरा सारा जो प्रोसीजर होगी वो पार्लियामेंट कानून द्वारा बताएगी। फिर आर्टिकल 290 कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। तो संविधान के प्रावधानों के तहत ही मतलब कोई कोर्ट आयोग पेंशन का जो व्यय है वो संघ राज्य की संचित निधि से किया जाएगा। मतलब जो भी पेंशन दिया जाएगा, जो भी व्यय होगा आयोग के, है ना, न्यायालय के, तो जो भी व्यय होंगे वो संघ या राज्य की जो संचित निधि से निकाला जाएगा, तो वो संविधान के प्रावधानों के तहत ही निकाला जाएगा और उस खर्च या पेंशन के लिए राज्य संघ से योगदान लिया जाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल जो है 290 कुछ देवस्व निधियों को वार्षिक संदाय, मतलब केरल और तमिलनाडु की जो देवस्व निधियां हैं के लिए राज्य की संचित निधि से वार्षिक भुगतान किया जाएगा। और आर्टिकल 291 तो ओमिटेड हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।